किर्चॉफ्स लॉ इन इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी में किर्चॉफ्स लॉ क्या है? दो लॉ हैं इलेक्ट्रिकल सर्किट से रिलेटेड। किर्चॉफ्स लॉ दो लॉ हैं। फर्स्ट लॉ जिसे हम बोलते हैं जंक्शन लॉ। जंक्शन लॉ। जंक्शन लॉ यूज होता है इलेक्ट्रिक करंट पर। इसे पोटेंशियल डिफरेंस से कोई मतलब नहीं है। ये जंक्शन लॉ करंट का लॉ है। इसे पोटेंशियल डिफरेंस से कोई मतलब नहीं। करंट कैसे फ्लो हो रही है, कौन फ्लो करा रहा है, कहाँ से आ रही, कहाँ जा रही है, इसका जंक्शन लॉ से कोई रिलेशन नहीं है। ये केवल और केवल प्योरली प्योरली एप्लीकेबल है इलेक्ट्रिक करंट पर। इलेक्ट्रिक करंट पर एप्लीकेबल है ये। क्या करंट, क्या लॉ है ये, क्या लॉ है? अगर कहीं पर एक सर्किट है और सर्किट में एक जंक्शन है, जोड़ है। देखो, पहले सर्किट ही बनाते हैं हम, पहले हम सर्किट ही ड्रॉ करते हैं, जंक्शन का मतलब समझ आ जाएगा। एक सर्किट बनाया मैंने, एक रेजिस्टेंस ये लगाया, एक रेजिस्टेंस ये लगाया, फिर यहाँ से एक ये रेजिस्टेंस लगा दिया। यहाँ फिर एक ये रेजिस्टेंस लगाया, एक रेजिस्टेंस ये लगाया, और फिर इन सबको यहाँ अ, एक रेजिस्टेंस मैंने यहाँ ये लगा दिया, और फिर इन सबको यहाँ सेल से हमने कनेक्ट कर दिया ऐसे। तो अगर आप ध्यान से देखें, अगर आप इसमें देखें तो बहुत सारी जंक्शन है, कई जगह जंक्शन है। देखिए, ये जंक्शन एक ऐसा है जहाँ चार आपके कंपोनेंट जुड़ रहे हैं। एक दो तीन तो रेजिस्टेंस यहाँ जुड़े हुए, और एक ये सेल जुड़ा हुआ है। सेल से करंट चली, कुछ करंट इसमें गई, कुछ करंट इसमें गई, कुछ करंट इधर गई। तो एक करंट ये वाली है, जो देखो इसी जंक्शन पर माने जाएंगे सारे जुड़े हुए। भले ही आपको देखने में लग रहा हो कि ये तो यहाँ नहीं जुड़ा हुआ, लेकिन ये कंडक्टिंग वायर है। ये कंडक्टिंग वायर है, इसका बीच का रेजिस्टेंस 0 है। तो फिर यहाँ करंट ये पोटेंशियल और इस पॉइंट का पोटेंशियल, इस पॉइंट का पोटेंशियल, दोनों का पोटेंशियल एक ही है, 0 रेजिस्टेंस है इसके बीच में। तो फिर एक ही जंक्शन, अब एक करंट आई, ये करंट है टूवर्ड्स जंक्शन। ये कौन सी करंट है? टूवर्ड्स जंक्शन, जो जंक्शन की तरफ को आ रही है। और अगर आप ध्यान से देखें, ये तीनों करंट कैसी हैं? ये वाली तीनों करंट कैसी हैं? ये तीनों करंट हैं अवे, अवे फ्रॉम जंक्शन। जंक्शन से दूर जा रही हैं तीनों की तीनों करंट। तीनों करंट जंक्शन से दूर जा रही हैं। ऐसी यहाँ जंक्शन है, आप देखें, यहाँ तीन कंपोनेंट जुड़े हुए हैं। एक कंपोनेंट ये रहा, एक कंपोनेंट ये रहा, और एक कंपोनेंट ये है। तो तीन कंपोनेंट जुड़े हुए हैं। एक कंपोनेंट से हो सकता है यहाँ से करंट जंक्शन की तरफ आ रही हो, इससे करंट जंक्शन से दूर जा रही हो, या हो सकता है यहाँ से और यहाँ से दो तरफ से करंट आ रही है और मिल करके यहाँ चली गई फिर। ये जंक्शन अगर आप देखें तो ये चार कंपोनेंट जुड़े हुए हैं, एक दो तीन चार कंपोनेंट यहाँ इस जंक्शन पर, या इस जंक्शन पर कह लो। एक कंपोनेंट ये रहा, दूसरा कंपोनेंट, तीसरा कंपोनेंट, चौथा कंपोनेंट। तो इस जंक्शन पर हो सकता है दो रास्तों से करंट आ रही है और दो अगर अलग अलग रास्तों से करंट जा रही है, या एक रास्ते से आ रही हो और तीन रास्तों पर जा रही हो वापस। ये पॉइंट है, यहाँ आपके तीन कंपोनेंट जुड़े हुए हैं। एक ये कंपोनेंट ये रहा रेजिस्टेंस, दूसरा कंपोनेंट ये, और तीसरा कंपोनेंट निगेटिव टर्मिनल ऑफ सेल। ये करंट जा रही होगी निगेटिव टर्मिनल ऑफ सेल में, तो करंट जाएगी ही जाएगी निश्चित रूप से। तो हो सकता है इन दो कंपोनेंट से करंट आ रही हो। तो ये जंक्शन लॉ काम करता है जंक्शन पर। करंट कहाँ, कितनी करंट आ रही है जंक्शन की तरफ, कितनी करंट जंक्शन से दूर जा रही है, वो करंट क्यों आ रही है, कौन उस करंट को ड्रॉ कर रहा है, कौन चला रहा है, इससे जंक्शन लॉ का कोई भी मीनिंग नहीं होता। इसका जंक्शन लॉ का कोई मतलब नहीं है कि करंट कौन ड्रॉ करवा रहा है, कैसी ये करंट आ रही है। ये आपका एक जंक्शन है। इस जंक्शन पर कई सारे वायर जुड़े हुए हैं, ऐसे ऐसे करके कई कई वायर जुड़े हुए हैं।
इनके पीछे किसी के रेजिस्टेंस है, किसी का सेल है, किसी के पीछे कुछ और है। कैपेसिटर भी हो सकता है, किसी के पीछे इंडक्टर भी हो सकता है। पता चला यहाँ से I1 करंट जंक्शन की तरफ आ रही है, I2 करंट जंक्शन की तरफ आ रही है, I3 करंट है जो जंक्शन से दूर जा रही है, I4 करंट है जो जंक्शन से दूर जा रही है, I5 करंट है जो जंक्शन की तरफ आ रही है। तो जंक्शन लॉ ऑफ करंट क्या कहता है? किसी भी जंक्शन पर नेट करंट का सम 0 होता है। सारी की सारी करंट मिलकर के 0 हो जाती है। कैसे? इसको हम समझ लेंगे, आसान तरीके से समझें। क्या? टोटल करंट, टोटल करंट टूवर्ड्स द जंक्शन इक्वल्स टोटल करंट अवे फ्रॉम द जंक्शन। जितनी करंट जंक्शन की तरफ आ रही है, एग्जैक्टली उतनी ही करंट जंक्शन से दूर भी जा रही होगी। जंक्शन की तरफ आने वाली करंट, जंक्शन की तरफ आने वाली करंट को हम लेंगे पॉजिटिव करंट। जो टुवर्ड्स जंक्शन है इसे हम लेंगे पॉजिटिव करंट। जो अवे फ्रॉम जंक्शन है इस करंट को हम लेंगे निगेटिव करंट। हालांकि पॉजिटिव निगेटिव नहीं होती, ये सिर्फ एक साइन कन्वेंशन है, साइन कन्वेंशन है ये। पॉजिटिव या निगेटिव नहीं होती करंट। करंट का पॉजिटिव कहना या निगेटिव कहना ही हर मतलब सेंसलेस है। लेकिन जब हम जंक्शन लॉ यूज कर रहे हैं तब जंक्शन की तरफ आने वाली करंट्स को हम पॉजिटिव करंट कहेंगे, जंक्शन से दूर जाने वाली करंट्स को हम नेगेटिव करंट कहेंगे। तो टोटल करंट टुवर्ड्स द जंक्शन कौन कौन सी है? टोटल करंट टुवर्ड्स द जंक्शन है टोटल करंट टुवर्ड्स द जंक्शन कौन सी? I1 I2 और I5। तो इसे तो हम लिखेंगे प्लस I1 और प्लस I2 प्लस I5 जो जंक्शन की तरफ है। और जंक्शन से दूर जा रही हैं, इन करंट्स को हम लिखेंगे कितना? नेगेटिव। I4 प्लस I3 इक्वल्स 0। सारी की सारी करंट्स का सम 0 हो जाना है। सिंपल सी बात है, हम हमें ये बात याद रखनी बस। टोटल करंट टुवर्ड द जंक्शन इक्वल्स टोटल करंट अवे फ्रॉम द जंक्शन। जंक्शन की तरफ कितनी करंट आ रही है? I1 आ रही है, I2 आ रही है और I5 आ रही है। टोटल करंट टुवर्ड्स द जंक्शन, जंक्शन से कितनी करंट जा रही है? I4 जा रही है, I3 जा रही है। तो अवे फ्रॉम द जंक्शन I3 प्लस I4। सिंपल सी बात यह है। चाहे जंक्शन की तरफ एक ही करंट आ रही हो तो I1 इज इक्वल टू I2 प्लस I3 प्लस I4 ये सब बन जाएगा। टोटल करंट टुवर्ड्स द जंक्शन इक्वल टोटल करंट अवे फ्रॉम द जंक्शन। और किरचॉफ ने ये कोई नई बात नहीं बताई है। ये कुछ नया नया नहीं है इसमें, कुछ भी इसमें नया नहीं है। पुरानी बातें हैं, बस उन्होंने कुछ नए तरीके से बता दी तो एक नया लॉ बन गया। करंट एक्चुअली में क्या है? चलिए आप ही से मैं सवाल बोल रहा हूँ। कौन मुझे बताएगा? पहले आप हाथ रेस करेंगे, अपना हैंड रेस करेंगे। व्हाट इज करंट? व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट प्रिसाइसली? हाँ, तो इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक करंट एक्चुअली है फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, कहीं भी अगर चार्ज फ्लो कर रहा है तो इलेक्ट्रिक करंट वहां फ्लो कर रही है, आप कहेंगे इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर रही है। तो जब ये फ्लो ऑफ चार्ज है, और चार्ज की एक प्रॉपर्टी है कोई, आप मुझे बता सकता है कि? अच्छा अच्छा, अब बाद में डिस्कस करें। I1 का मीनिंग कुछ चार्ज आ रहा है जंक्शन की तरफ, I2 का मीनिंग कुछ चार्ज आ रहा है जंक्शन की तरफ। I1 की क्वांट I1 की मेजरमेंट कितनी होगी?
एक सर्टेन अमाउंट ऑफ चार्ज Q1 चार्ज पर सेकंड यहाँ आ रहा है, Q2 चार्ज पर सेकंड जंक्शन की तरफ आ रहा है, Q5 चार्ज आ रहा है पर सेकंड जंक्शन की तरफ। तो फिर जंक्शन से दूर कितना जाएगा चार्ज? जंक्शन से दूर कितना जाएगा? इस जंक्शन पर चार्ज एक्यूमुलेट नहीं हो रहा, यहाँ रुक नहीं रहा चार्ज, स्टोर नहीं हो रहा चार्ज। चार्ज ना तो यहाँ एक्यूमुलेट हो रहा, रुक रहा, चार्ज खत्म कर नहीं सकते आप, चार्ज बना नहीं सकते आप। तो सिंपल सी बात है, पर सेकंड जितना चार्ज आएगा जंक्शन की तरफ, पर सेकंड उतना ही चार्ज जंक्शन से दूर भी चला जाएगा। तो एक्चुअली ये जो जंक्शन लॉ है ये कोई नया लॉ नहीं है, इट इज नॉट ए न्यू लॉ, इट इज इट इज व्हाट, इट इज सिंपली कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, इट इज सिंपली कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। क्योंकि चार्ज कंजर्व रहता है तो पर यूनिट टाइम जितना चार्ज जंक्शन पर आएगा उतना ही चार्ज पर यूनिट टाइम जंक्शन से दूर चला जाएगा। तो जंक्शन लॉ इज नथिंग, is not a new law. It is just simply it is law of conservation of charge applied to electric circuit. इलेक्ट्रिक सर्किट में कंजर्वेशन ऑफ चार्ज अप्लाई कर दिया गया तो एक नया लॉ बन गया, जंक्शन लॉ बन गया। समझ आई सबको? ये बात क्लियर है? ये क्लियर है सब कुछ ये? यस यस सर। सर। ओके। अब Yes, किरचॉफ सेकंड लॉ है। सर किरचॉफ सर अगर चार्ज चार्ज जितना जा रहा है उतना ही जंक्शन की तरफ आ रहा है तो इससे मतलब करंट भी उतनी वही हो गया, उस करंट का भी काम। हाँ वही बात हो गई ना भाई, करंट एक्चुअली है क्या? करंट है चार्ज, फ्लो ऑफ चार्ज, और मेजरमेंट ऑफ करंट क्या है? चार्ज पर यूनिट टाइम। तो पर यूनिट टाइम जितना चार्ज जंक्शन पर आ रहा है, यूनिट टाइम में उतना ही चार्ज को जंक्शन से दूर जाना पड़ेगा, जाना ही होगा। क्यों? क्योंकि जंक्शन पर वो एक्यूमुलेट नहीं हो रहा, जंक्शन पर वो डिस्ट्रॉय नहीं हो रहा, जंक्शन पर वो बन नहीं रहा, ना तो बन रहा है ना खत्म हो रहा है। तो फिर क्या है, जितना आएगा उतनी दूर जाएगा, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज है। तो चार्ज पर यूनिट टाइम मतलब क्या हो गया? करंट हो गया। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज में बस चार्ज पर यूनिट टाइम लगा दो आप भाई। जब चार्ज कंजर्वेशन, चार्ज कंजर्व है तो चार्ज पर यूनिट टाइम फ्लो, फ्लो इन इज ऑल्सो कंजर्व। जब ये कंजर्व है तो फ्लो आउट भी कंजर्व रहेगा। जितना चार्ज आएगा एक सेकंड में एक जंक्शन पर, उतना ही चार्ज को एक सेकंड में जंक्शन से दूर जाना है। सिंपल सा लॉ है बिल्कुल, ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज है। ठीक है। अब सेकंड लॉ है लॉ ऑफ लूप। लॉ ऑफ लूप या इसे हम बोलते हैं लूप लॉ। लूप लॉ ये एप्लीकेबल है ऑन क्लोज्ड सर्किट। एक बात और ध्यान रखना कि ये जो जंक्शन लॉ है इसे तो सर्किट से कोई मतलब ही नहीं है। सर्किट इनके पीछे सर्किट क्लोज है या ओपन है इससे कोई मतलब ही नहीं है यहाँ। हमें तो सिर्फ जंक्शन पर, एक जंक्शन पर मतलब है, ये करंट कहाँ से आ रही है, क्यों आ रही है, कौन इसे भेज रहा है, इसके पीछे सर्किट में क्या लगा हुआ है, इस सर्किट के सर्किट क्लोज है ओपन है कुछ मतलब नहीं है। तो ये हमारा एक्चुअली जंक्शन का लॉ है, ये सर्किट का लॉ है ही नहीं। लेकिन क्योंकि जंक्शन सर्किट में ही बनते हैं तो इसलिए ये भी सर्किट पर ही काम करेगा। तो फर्स्ट लॉ, जंक्शन लॉ, क्लोज सर्किट पर काम करता है या ओपन सर्किट पर काम करता है? अरे भाई इसका कोई मतलब ही नहीं है यार। क्योंकि ये जंक्शन पर काम करता है, पीछे से कहाँ से करंट आ रही, कहाँ करंट जा रही, हमें कोई मतलब ही नहीं है, कैसे आ रही, क्यों आ रही है। लेकिन ये जो सर लूप लॉ है ये क्लोज सर्किट पर कहीं काम करेगा, ये ओपन सर्किट पर काम नहीं करेगा। लूप लॉ क्लोज सर्किट पर ही काम करेगा। और लूप लॉ क्या कहता है? लूप लॉ ये कहता है कि क्लोज्ड सर्किट में सम ऑफ ऑल द पोटेंशियल डिफरेंसेस इज जीरो। जैसे फर्स्ट लॉ है, फर्स्ट लॉ है आपका कंजर्वेशन ऑफ, वो सॉरी, करंट के लिए, ये पोटेंशियल डिफरेंस के लिए है। इसमें क्या कहा गया कि सारे के सारे पोटेंशियल डिफरेंसेस, मैं इसको वी नहीं लिख रहा बल्कि मैं जानबूझकर वी नहीं लिख रहा हूं, इन सब का सम जीरो होता है। सारे के सारे पोटेंशियल डिफरेंसेस का सम जीरो होता है। पोटेंशियल सम दो तरह के होते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस दो तरह के होते हैं।
पोटेंशियल डिफरेंस दो तरह के होते हैं। एक पोटेंशियल डिफरेंस तो वो होता है जिसे आप कहते हो ईएमएफ, जिसे आप कहते हो क्या, ईएमएफ, सारे के सारे ईएमएफ। और दूसरा पोटेंशियल वो डिफरेंस वो होता है जो इस एनर्जी को डेसिपेट करता है, फॉल ऑफ पोटेंशियल। ये सब मिलकर के जीरो होते हैं, इधर इसका सम और इधर इसका सम, सारे के सारे ईएमएफ का सम सारे के सारे पोटेंशियल फॉल के सम के इक्वल होता है, इक्वल होता है। जितने ईएमएफ लगे हुए, या सिंपली हम कह सकते हैं क्या, सारे के सारे ईएमएफ का सम इज इक्वल टू होता है। देखो ईएमएफ को पॉजिटिव लेंगे तो इसे हम निगेटिव लेंगे, राइज ऑफ एनर्जी को पॉजिटिव लेंगे तो फॉल ऑफ एनर्जी को क्या लिया जाएगा, निगेटिव लेंगे। दूसरी साइड में ले जाऊं तो ईएमएफ इज इक्वल टू समेशन ऑफ वोल्टेज, मैं सिंपली इसे वोल्टेज लिख देता हूँ। वोल्टेज का मतलब पोटेंशियल डिफरेंस ही होता है, वोल्टेज वर्ड कभी भी ईएमएफ सोर्स के लिए यूज नहीं किया जाता, वोल्टेज होता ही फॉल ऑफ एनर्जी के लिए। चलो कंट्रोवर्सी क्रिएट हो जाएगी, फिर कोई मुझे आके कहेगा कि तुम गलत बता रहे हो, क्योंकि किताबों में लिखा हुआ नहीं है ये बात। ये जो किताबों में लिखा हुआ होता है उसे ही सब कहते हैं सही लिखा हुआ। तो इज इक्वल्स टू पोटेंशियल डिफरेंस, सारे के सारे ईएमएफ सारे के सारे पोटेंशियल डिफरेंस आपस में इक्वल होते हैं। और ये भी जो हमारा फॉर्मूल ये लॉ है, ये कुछ नया लॉ नहीं है, ये भी कोई नया लॉ नहीं है, ये भी सिंपल है बिल्कुल। देखो ईएमएफ किसे रिप्रेजेंट करता है, ईएमएफ रिप्रेजेंट करता है राइज इन एनर्जी को। तो टोटल राइज इन एनर्जी पर सेकेंड। और पोटेंशियल डिफरेंस किसे रिप्रेजेंट करता है, डेसिपेशन ऑफ एनर्जी। मतलब क्या हो गया, ये हो गया टोटल फॉल इन एनर्जी पर सेकेंड। एक सेकेंड में जितनी एनर्जी सर्किट में आएगी सोर्स से, एग्जैक्टली उतनी ही एनर्जी दूसरे कंपोनेंट डेसिपेट कर देंगे। एग्जैक्टली उतने ही एनर्जी दूसरे कंपोनेंट्स क्या कर देंगे, डेसिपेट कर देंगे। किसे डेसिपेट कर देंगे, सर्किट के बाहर डेसिपेट कर देंगे। तो टोटल राइज एनर्जी पर सेकेंड इज इक्वल टू टोटल फॉल इन एनर्जी पर सेकेंड। तो एक्चुअली ये जो सर लूप लॉ है, हाँ बोलिए कुछ कहना चाह रहे हैं। सर ईएमएफ तो सर फिक्स हुआ है सेल का, किसी भी उसका। हाँ बिल्कुल सही कह रहे हो कि ईएमएफ तो सेल का फिक्स होता है। अगर आपको सेल का सोर्स का अपना ईएमएफ पता है तो जितना सोर्स का ईएमएफ है उतना ही सारे कंपोनेंट्स के अक्रॉस पोटेंशियल फॉल रहेगा। जैसे यहाँ इस सर्किट में मैं कहूँ कि इस सेल का ईएमएफ जो है वो 12 वोल्ट है। तो इस इस पूरे सर्किट में सीरीज में जहां जहां भी बन रहा होगा, ये तो देखो ये दोनों पैरेलल में है तो इनका तो पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा। लेकिन जहां जहां में सीरीज कॉम्बिनेशन बन रहे होंगे उन सबके अक्रॉस जो फॉल ऑफ पोटेंशियल है, पोटेंशियल डिफरेंस है, उन सारे पोटेंशियल डिफरेंसेस का सम मिलकर के 12 वोल्ट ही होना, इससे ऊपर भी नहीं हो सकता, इससे नीचे भी नहीं हो सकता, हो ही नहीं सकता इससे ऊपर नीचे। तो ये वही चीज है कि जितनी एनर्जी डेसिपेट होगी, भाई ईएमएफ क्या है, एनर्जी पर सेकेंड, एनर्जी प्रोवाइडेड बाय द सोर्स पर सेकेंड। और पोटेंशियल फॉल या वोल्टेज क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस क्या, एनर्जी डेसिपेटेड पर सेकेंड बाय द रेजिस्टेंस और अदर कंपोनेंट। तो जितना पर सेकेंड एनर्जी में राइज होगा उतना ही पर सेकेंड एनर्जी में फॉल हो जाना है। सिंपल सी बात है बिल्कुल, ये क्लियर हो इतनी बात। तो एक्चुअल में ये जो लूप लॉ है, दिस लूप लॉ इज नथिंग, दिस लूप लॉ इज नथिंग बट इट इज सिंपली what it is simply law of conservation of energy, इट इज सिंपली लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, एनर्जी के कंजर्वेशन का लॉ है ये, बस और कुछ नहीं है उसके अलावा, और कुछ भी नहीं है उसके अलावा। क्लियर हो इतनी बात। हम्म।